के साथ म्यूजिक, परमिशन नॉट ग्रांटेड। डांस क्लासेस, सबने जिद की होगी। अच्छा ठीक है, चलिए लड़कों ने नहीं, लड़कियों ने तो ज़रूर की होगी। अगेन परमिशन नॉट ग्रांटेड। रीज़न बिहाइंड दीज आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और इनके अपोजिट है एकेडमिक्स, और ये कभी सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं थे हमारे लिए। अगर चलिए स्पोर्ट्स की जिद की होगी तो भी परमिशन नॉट ग्रांटेड। और इस पूरे सिनारियो में जो एक चीज़ कॉमन थी वो हमारे पेरेंट्स का एक डायलॉग, कह लीजिए एक कहावत। वो कुछ ऐसा है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये जो दीवार है बिटवीन दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एकेडमिक्स, ये अब गिराई जा चुकी है बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020, जो कि कल हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किया है। This has been drafted based on the recommendations of the draft bill of National Education Policy 2019. Hello everyone, this is Bhavna Chaturvedi and welcome to the channel कानून सीखो। और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑफ इंडिया। इसे कल हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया आफ्टर 34 ईयर्स, पूरे 34 साल के इस लंबे गैप के बाद एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो एजुकेशन पॉलिसी, इसकी ज़रूरत क्या है? कहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी कंट्री के ग्रोथ के बारे में बताता है। तो अगर आपको किसी कंट्री के बारे में जानना है, उसके ग्रोथ को जानना है, तो आप उसके एजुकेशन सेक्टर को देखिए। तो एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है उस सेक्टर को गवर्न करने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे हो, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा, टीचर्स के बारे में हो, स्टूडेंट्स के बारे में हो। इस कंप्लीट एजुकेशन सिनेरियो को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और इसमें इम्प्रोवाइजेशन के लिए एजुकेशन पॉलिसी आती है। 86 अमेंडमेंट 2002 से आर्टिकल 21 इंसर्ट किया गया इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच मेड राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। और इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास हुआ 2009 में। सो दिस कंप्लीट सिनेरियो एक्सप्लेन्स कि एजुकेशन कितना वाइटल है एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। चलिए अब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्रोनोलॉजी को समझते हैं थोड़ा। तो पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, विच वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन। जी हाँ, ये कमीशन की रिकमेंडेशंस पे पहली बार इंडिया को अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली थी। फिर सेकेंड टाइम राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे 1986 में फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और उसको फर्दर 1992 में मॉडिफाई किया गया। एंड आफ्टर 1986 जो अब एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो 2020 की। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एक हाईलाइट है वो ये कि अब जीडीपी का 6%, एग्जैक्टली 6% एजुकेशन सेक्टर पे खर्च किया जाएगा। ये रिकमेंडेशन सबसे पहली बार कोठारी कमीशन ने भी दिया था कि हमें अपने एजुकेशन सेक्टर पे 6% ऑफ जीडीपी देना चाहिए, बट ये रिकमेंडेशन कभी एक्सेप्ट नहीं हुई। 2017-18 में एजुकेशन पे इंडिया का 2.7% ऑफ जीडीपी जाता था, जो कि बाकी कंट्रीज का अगर हम एनालिसिस करें तो फिनलैंड और कोस्टा रिका में 7% है, भूटान में 7.5% है, जिम्बाब्वे एक पुअर नेशन है जहाँ पे रिसेशन भी आया, तो उन्होंने अपने जीडीपी का एक मेजर चंक एजुकेशन सेक्टर पे देना स्टार्ट किया। किर्गिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इन सब में भी 6% है। तो इन कंट्रीज़ ने एक बेंचमार्क सेट किया है कि एजुकेशन सेक्टर पे एक स्टैंडर्ड जो जीडीपी का आप देते हो वो कितना होना चाहिए। तो फाइनली ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो गई है और इस बार की पॉलिसी में हम अपने एजुकेशन सेक्टर पे 6% ऑफ जीडीपी देंगे। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है वो ये कि जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब उसको चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। सो द मिनिस्ट्री हैज़ बीन चेंज टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए अब हम इन डिटेल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। जो सबसे पहला है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। पहले जो स्कूल सिस्टम था वो 10+2 सिस्टम था। शुरुआत के 10 साल एक तरीके से होते थे, उनका स्टडी मेथड एक जैसा होता था, और जो बचे 2 साल होते थे उसमें हमें स्पेशलाइजेशन मिलता था, हम एक स्ट्रीम चूज़ करते थे। बट अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया गया है और जो नया स्ट्रक्चर दिया गया है वो है 5+3+3+4। जो पहला है 5 इयर्स का, इट इज़ कॉल्ड एज फाउंडेशनल स्टेज। ये 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चों के लिए है। सेकेंड वन इज ऑफ 3 इयर्स, इसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज।
और ये एज 8 से लेकर के 11 तक के बच्चों के लिए है, या कह लीजिए क्लास 3 to 5 के लिए है। जो तीसरा है वो है मिडिल स्टेज, ये क्लास 6 से 8 तक के लिए। और जो लास्ट है जो 4 साल का है वो है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का, जिसको कि सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। जो 5 इयर्स का फाउंडेशनल स्टेज है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 इयर्स एंड 2 इयर्स। 3 साल में वो जहाँ बच्चे आंगनबाड़ी में, या जिसको प्री स्कूल स्टेज कहा गया है, और बच्चे जब आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए। और जो बच्चा 2 साल है वो स्कूल एज, जिसमें 6 से लेकर के 8 साल तक के बच्चों के बारे में बात की गई है। और 0 से लेकर के 3 इयर्स तक के जो बच्चे हैं, जो 3 साल तक के बच्चे हैं, उसमें पेरेंट्स को क्या चीज़ फॉलो करनी है, घर पे बच्चों को कैसे क्या प्रैक्टिकल लर्निंग देनी है, इसके बारे में भी गाइडलाइंस दी हुई हैं। नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एंड दिस विल बी ड्राफ्टेड बाय NCERT. So we can see that there is a paradigm shift in the whole education system of India. तो जो एक स्ट्रक्चर, एक रनिंग स्ट्रक्चर था इतने सालों का, वो अब टोटली चेंज हो गया है। तो जो पहला है फाउंडेशनल स्टेज, उसमें लर्निंग मेथड जो होगा वो एक्टिविटी बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल मेथड होगा। फिर गवर्नमेंट ने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लॉन्च किया हुआ है। इसके अंडर में बेसिक लिटरेसी और जो मैथमेटिकल कैपेबिलिटी है इसको एनहांस किया जाएगा इस मिशन के अंडर में। और जो हमारी नेशनल रिपोजिटरी है विच इज़ नेम्ड एज दीक्षा, उस प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी बेस्ड रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराया जाएगा, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि ये जो कंप्लीट पॉलिसी है दिस डज नॉट फोकस अपॉन स्टूडेंट्स ओनली बट टीचर्स पे भी इसने गाइडलाइंस दिए हुए हैं। मूविंग अहेड, जो टोटल करिकुलम है उसको रिड्यूस किया गया है, बच्चों पे बर्डन कम किया गया है किताबों का। अब की एजुकेशन पॉलिसी दिस फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट, नॉट ऑन रूट लर्निंग। सो यहाँ पे अब जो रट्टाफिकेशन का कंसेप्ट था जो पुराने समय से चला आ रहा था, अब वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो फोकस है, जो शिफ्ट हो गया है, वो है स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर। तो डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लाइब्रेरी, दीज आर द प्राइमरी कंसर्न्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। डिजिटल लाइब्रेरी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है ताकि जो बच्चों में बुक रीडिंग की हैबिट है उसको इनकलकेट किया जा सके, और ये बहुत अर्ली स्टेज से हो सके। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फोकस है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग और एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब है कि विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, दो बच्चों के बीच में आप किसी भी आधार पे भेदभाव करके उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन से दूर नहीं रख सकते हैं। तो ये बेसिक एजुकेशन जो है वो बच्चे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तो लास्ट जो स्टेज है 4 साल, लास्ट के 4 साल स्कूलिंग के, जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बारे में है। तो ये अंतिम के 2 साल में पहले क्या होता था, हम स्ट्रीम चूज़ करते थे 11th-12th में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और ये 3 ऑप्शंस होते थे हमारे पास, और इनमें सब्जेक्ट्स भी फिक्स होते थे। हम चाह के भी फिज़िक्स के साथ हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते थे। बट अब ये जो रिजिडिटी थी ये ख़त्म हो गई है, और जो प्रेजेंट सिनेरियो में अब जो बच्चे आएंगे उनके लिए क्या है कि आप चूज़ कर सकते हो कि आप आर्ट्स कॉमर्स और के साथ आप साइंस के भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, और साइंस के साथ आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ है कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि ये स्कूल्स के द्वारा प्री डिसाइडेड होगा या बच्चों के पास ऑटोनॉमी होगी कि वो चूज़ करेंगे। तो इस पर अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। और पहले जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक डिस्टिंक्शन होता था, एक बड़ी दीवार थी कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक साइड पे, पढ़ाई एक साइड पे, और इनका कोई इक्वेशन नहीं था, ये सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। बट अब ये चीज़ नहीं रही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अब जो स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+4, इस पूरे पाथवे में जो बुक के ऊपर फोकस था, जो रट्टाफिकेशन पे फोकस था, अब वो हटा करके स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। और जहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन या एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पे काम करेंगे हम लोग, जो नया स्कूलिंग पैटर्न होगा अब वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे चलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एकेडमिक्स के बीच का ये डिफरेंस ख़त्म हो गया है। हम अपने एकेडमिक्स के साथ म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स सब कर सकते हैं, और इसको अलग नहीं देखा जाएगा। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, सो देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन। और फर्दर जो है
डिसेबल्ड बच्चों के लिए या गॉड गिफ्टेड बच्चों के लिए भी इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रमोशन के बारे में भी है, और इस पर भी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि प्रमोशन का बेसिस क्या होगा या फिर कैसे होगा, ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, बट यस उनके लिए भी प्रोविजंस है। डिजिटल इंडिया मिशन को प्रमोट करते हुए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी फोकस करती है। डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल लिटरेसी, और यहाँ पे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ना बस लर्निंग मेथड के लिए नहीं, टीचिंग के लिए भी अप्लाई किया गया है। तो चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बोर्ड एग्ज़ाम्स, जिसका डर हम सबको रहता था, तो अब ये भी आसान हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। और अब के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे ये रूट लर्निंग पे बेस्ड नहीं होंगे, ये प्रॉपर टेस्ट ऑफ नॉलेज होंगे, और ये आपके रटने की कैपेसिटी को एनालाइज नहीं करेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अब सारे स्कूल एग्ज़ाम जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, तो एक साल में 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड होगा आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा। और जो नेक्स्ट वेलकम मूव है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, जो कि क्लास 6 से स्टार्ट की गई है। बच्चों को बैगलेस 10 दिन की वोकेशनल ट्रेनिंग की परमिशन है। वो किसी भी पेंटर के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास या लोकल क्राफ्ट पर्सन के पास जा कर के 10 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो। और क्लास 6 से ही बच्चों को अब से कोडिंग सिखाया जाएगा। हम सब समझ सकते हैं कि कोडिंग एंड ऑल का आज की डेट में कितना रेलेवेंस है, और बच्चे चाहे तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच लिया जा रहा है अब के एजुकेशन के लिए, आई गेस दिस इज़ अ वेलकम मूव फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। एंड आई एम जेलस कि हम लोग को ये चीज़ें क्यों नहीं मिली, और आई गेस जो मेरी जनरेशन के सभी लोग होंगे उनको लग रहा होगा कि काश हमारे टाइम पे भी ये चीज़ें होती, बट यस ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा मूव है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके बारे में भी इम्पॉर्टेंट चेंज आए हैं कि लैंग्वेज क्या होगा। तो क्लास 5 तक जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो आपकी मातृभाषा हो सकती है, आपकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। और अगर पॉसिबल रहा तो इस मूव को क्लास 8 तक या उसके आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारे अपने कल्चर के लिए, अपनी एथनिसिटी के लिए, हम उसको प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे इनिशियल से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, तो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हम कहीं ना कहीं खो दे रहे हैं, अपनी एथनिसिटी हम कहीं पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं, ये हमारी जनरेशन्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगी। तो इस पर फोकस कर रही है गवर्नमेंट, दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जिसको कि नाम दिया गया है परख, एंड इट स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये एक असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा बच्चों के लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एग्ज़ाम देते हैं तो रिजल्ट चाहिए, रिपोर्ट कार्ड चाहिए, तो अब रिपोर्ट कार्ड भी बदल गया है। रिपोर्ट कार्ड अब आपका 180 डिग्री वाला नहीं है, इट्स कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस एक बच्चे का। पहले के रिपोर्ट कार्ड 2 पेज के होते थे कि एक साइड सब्जेक्ट, एक साइड ग्रेड्स, और टीचर्स के रिमार्क्स हमें मिलते थे कि हाँ भाई कुछ चीज़ें बात बहुत करता है बच्चा क्लास में, तो इस टाइप के रिमार्क्स आते थे। बट अब क्या है, अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि आपका प्रोफाइल होगा। जो आपके 15 साल स्कूल टाइम पीरियड बीतेंगे, ये उसका कंप्लीट एनालिसिस होगा, आपका पूरा काला चिट्ठा मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपके अपने सजेस्ट, आपके अपने रिव्यूज़, आपके खुद के बारे में, आपके फ्रेंड्स के और आपके टीचर्स के, तो ये तीनों साइड को लिया जाएगा। इस तीनों साइड के जो भी सजेशंस हैं, जो भी रिव्यूज़ हैं, वो कंप्लीट वहाँ पे आपके रिपोर्ट कार्ड में प्रेजेंट होगा। और ये कह लीजिए आपका एक सोशल रिपोर्ट कार्ड बनेगा, एग्जैक्टली सोशल रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और इस पूरे स्कूलिंग के 15 साल के टाइम पीरियड में आपको एक स्किल इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप इन फ्यूचर कुछ इश्यूज होते हैं तो आप फिर भी एम्प्लॉयबल रहें अपने स्किल के बेसिस पे। तो 15 साल के बाद आपके रिपोर्ट कार्ड में आपका वो स्किल लिखा हुआ आएगा कि आपने स्कूल टाइम पीरियड में अपनी कौन सी स्किल को डेवलप किया हुआ है। तो ये तो कंप्लीट बात हो गई, कंप्लीट एनालिसिस होगा स्कूलिंग पीरियड का। अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं कि वहाँ पे क्या नए चेंजेस आए हुए हैं। तो हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हुआ करती थी, UGC, AICTE, तो इन सब को अब मर्ज कर दिया गया है और एक सिंगल यूनिटरी बॉडी फॉर्म की गई है, विच इज़ नेम्ड एज HECI,
हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लीगल फील्ड और मेडिकल फील्ड को छोड़ करके बाकी सारे एजुकेशन को ये एक यूनिटरी बॉडी गवर्न करेगी। और अब जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ओपन हो या डीम्ड हो, सबका ग्रेडिंग सिस्टम एक यूनिफॉर्म सिस्टम आने वाला है, सबके यूनिफॉर्म रूल्स आने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, उस पर कैसे फोकस किया है गवर्नमेंट ने। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपनी रैंकिंग इम्प्रूव नहीं करती है 15 साल तक, एक 15 साल का टाइम पीरियड मिलेगा हर यूनिवर्सिटी को, और अगर कोई यूनिवर्सिटी ए ग्रेड है तो उसको A+ तक जाना है, बी है तो उसको A तक जाना होगा, और अगर ये डिस्टेंस उनसे कवर अप नहीं हुआ तो उनका एफिलिएशन कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल समहाउ इंश्योर क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया। और 2040 तक सारी यूनिवर्सिटीज़ को, सारे इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनना ज़रूरी है। अब इसका क्या मतलब है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे IITs में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग पे फोकस होता है, और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ साइडलाइन होते हैं। बट अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो IITs में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ उस स्टैंडर्ड पे, उस हिसाब से मिलेंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पे रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स और चीज़ें मिलेंगी आपको। और नेक्स्ट है बैचलर्स प्रोग्राम के बारे में, जो कि पहले 3 साल का हुआ करता था, वो अभी भी कंटिन्यूड होगा। बट नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है 4 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड इट वुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम जो अब इंट्रोड्यूस हुआ है। और इसमें बच्चों को एग्जिट ऑप्शन भी मिला हुआ है, जैसे कि अगर 1 साल के बाद आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक करते हैं, किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आप 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई ब्रेक करते हैं किसी भी 4 ईयर के कोर्स में एनरोल होने के बाद, तो आप उसको वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यस, टाइम पीरियड का कुछ बाउंडेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी ब्रेक कर दें और 50 साल बाद आप रिटर्न हो क्या और कहें कि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी थी 1 साल की, अब मुझे कंटिन्यू करना है, तो ऐसे नहीं होगा। एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। और यहाँ पे क्या है कि आपने 1 साल की पढ़ाई की तो आपके जो क्रेडिट्स हैं वो स्टोर्ड रहेंगे, जब आप नेक्स्ट उसको ज्वाइन करते हैं वो मर्ज कर दिए जाएंगे। और अभी मैंने बताया कि एग्जिट का ऑप्शन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, तो अगर आपने कोई कोर्स 1 साल तक कंटिन्यू किया तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर वो कोर्स आपने 2 साल कंटिन्यू किया तो वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा, और अगर 3 साल तक आपने कंप्लीट कंटिन्यू किया तो उसमें आपको कोर्स का पूरा फुल डिग्री मिलेगी। जो ये 4 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें सब्जेक्ट ऑप्शंस होंगे मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट के। जैसे कि अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो आप फिज़िक्स को अपना मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आपको म्यूज़िक पढ़ना है तो आप उसको अपना माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल और अच्छा ऑप्शन है बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। और 4 साल के बैचलर्स कोर्स में अगर आपने अपने इस पूरी स्टडी 4 साल जो आपका कंप्लीट होता है उसके एंड में आपने अपने मेजर सब्जेक्ट में, किसी मेजर सब्जेक्ट में 3 रिसर्च वर्क किए, रिगरस रिसर्च वर्क किया है, तो वहाँ पे आपको रिसर्च की भी डिग्री मिलेगी। जैसे कि हम PhD अलग से करते हैं, तो यहाँ 4 इयर्स के कोर्स में डिपेंड करता है कि आपने रिगरस स्टडी, रिगरस रिसर्च अगर किया हुआ है अपने मेजर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आपको रिसर्च का भी डिग्री मिलेगा। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट की, तो बात हो गई मास्टर्स डिग्री के बारे में। मास्टर्स डिग्री के बारे में क्या कहा गया है, तो अगर मास्टर्स की डिग्री के केस में 3 साल का जो बैचलर प्रोग्राम आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी मास्टर्स डिग्री 2 साल की होगी। और अगर आपने 4 इयर्स का बैचलर कोर्स ऑप्ट किया हुआ है तो आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो रिड्यूस होकर 1 साल की हो जाएगी। तो मास्टर्स की डिग्री का भी टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया गया है। और MPhil जो प्रोग्राम था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि MPhil प्रोग्राम अब से डिसकंटिन्यूड है। और जो एक ऑल टुगेदर नया डिफरेंट मूव है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। जी हाँ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में अपने कैंपस खोलने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि हमारा जो इंडिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। बाहर के बच्चे आएंगे इंडिया में, हमारे कल्चर को लर्न करेंगे, इससे हम अपने कल्चर को भी प्रमोट कर पाएंगे, इससे टूरिज़्म भी इंक्रीज़ होगा। और ऑल टुगेदर ये एक अच्छा मूव है। स्कूल लेवल और हायर एजुकेशन के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है इस एजुकेशन सिस्टम का, वो है टीचर्स। तो टीचर्स और टीचिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं। उनके लिए नए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कही गई है, और जो B.Ed का कोर्स है उसमें भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। तो ये जो कंप्लीट नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचिंग
हर सिनेरियो को, हर एस्पेक्ट को गवर्न करती है और हर एस्पेक्ट में नए चेंजेस लाए गए हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसने एजुकेशन सेक्टर को टिप टू टो टच किया हुआ है, हर पिलर को टच किया हुआ है और एक विजन के साथ ये पॉलिसी लाई गई है कि हम जो हमारे बच्चे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स होंगे, वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बन सके, ग्लोबल लेवल पे बच्चों के साथ खड़े हो सके। क्योंकि अभी जो भी हम इंटरनेशनल रैंकिंग्स उठा के देखते हैं उसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कहीं नहीं आती हैं, या फिर स्टार्ट होता है तो हम 200 के बाद IITs IISc कहीं स्टैंड करते हैं। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए ये चेंजेस बहुत ज़रूरी थे और इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये अभी आगे देखा जाएगा। बट अभी जो भी गाइडलाइंस आई है, जो पॉलिसी तैयार की गई है, इसमें वाइटल चेंजेस किए हुए हैं एंड आई होप कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक स्टैंडर्ड दे और जो इसका विजन है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिजिटल मेथड्स को प्रमोट करना। एंड लास्टली आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये लेक्चर दिस इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट स्टूडेंट्स ओनली, रादर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, ये सबके लिए है। एक हमारी कोशिश है इस एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से कवर अप करने का, पूरा इसका एनालिसिस प्रोवाइड करने का। इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं तो हम इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हर चीज़ तो कवर नहीं कर सकते, बट वी ट्राइड कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हम कवर करें। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके जो भी सजेशंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, अपनी क्वेरीज हमसे पूछें और हमें प्रमोट करते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।